अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी बेटी होने का नाटक करो। वो देखो, वो रहे, वहीं रुको। मुंबई की एक तंग गली में एक अजनबी आदमी ने प्रिया का मुंह भींच लिया। कुछ अनजान लोग उनका पीछा कर रहे थे। वो आदमी पल भर में एक प्यार करने वाले पिता में बदल गया और प्रिया को बचा लिया। काली मर्सिडीज के अंदर एक पूरा बात था। संभवतः मन का खो। चौंकाने वाला फोन बजा। चेयरमैन साहब, मिल गई क्या? वसंत विहार की कोठी पहुंचते ही एक लिफाफा थमाया गया। 3 साल से लेकर आज तक छिपकर खींची गई प्रिया की तस्वीरें। हर तस्वीर के लिए 1 करोड़, कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए। प्रिया 20 सालों से किसी के लिए सौदे का माल थी। आखिर ये आदमी कौन है और उसकी मां ने कौन सा सच छिपाया है? कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। उदास आसमान से, कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए। कहानी की तरस ऐसा लग रहा था मानो अभी बारिश हो जाएगी। नवंबर की एक देर रात थी। मुंबई के समंदर की नमकीन गंध से ज्यादा जहरीली घर पर इंतजार कर रही मां की आवाज थी। 23 साल की प्रिया अपने सूजे हुए पैरों को घसीटते हुए एक अंधेरी गली में चल रही थी। एक ढाबे में 6 घंटे लगातार खटने के बाद कमाए हुए पैसे, ये कुछ मुड़े तुड़े नोट अपनी मां रेखा के हाथों में जाने के ख्याल से ही उसके कदम 1000 किलो के हो गए थे। आज कितना लाई? क्या बस इतना सा? उसकी मां की तीखी चीखें उसे अपने कानों में गूंजती महसूस हो रही थीं। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और कंटेनरों के ढेर के बीच की गली में मुड़ गई। वहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, घोर अंधेरा था। तभी कोना मुड़ते ही उसे अपने पीछे किसी की भारी आहट महसूस हुई। कंकड़ पर पड़ते कदमों की आवाज, हांफती सांसों की ध्वनि तेजी से नजदीक आ रही थी। एक नहीं, कई लोग थे। कई कदमों की आवाजें आपस में मिल रही थीं। जैसे ही प्रिया ने मुड़कर देखने की कोशिश की, अंधेरे से कोई अचानक सामने आ गया। एक बड़े हाथ ने उसकी कलाई को ऐसे जकड़ा जैसे तोड़ देगा। वो चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि दूसरे हाथ ने उसका मुंह जोर से बंद कर दिया। उसका दिल जैसे रुक सा गया। उसे अपने कानों में दिल की धड़कन धक धक करती सुनाई दे रही थी। प्रिया की आंखों के सामने एक अजनबी आदमी का चेहरा था। अंधेरे में भी उसका महंगा कोट नजर आ रहा था। वो 50 के आसपास का एक संभ्रांत व्यक्ति लग रहा था। आदमी की सांसें तेज चल रही थीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसकी लाल आंखों में ऐसी हैवानियत थी जैसे वो किसी को मार डालेगा। प्रिया उसे देखते ही पत्थर हो गई। उस आदमी ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी बेटी होने का नाटक करो। प्रिया की सिर्फ आंखें घूम रही थीं और वो कांप रही थीं। क्या ये लुटेरा है या अपहरणकर्ता? उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसके पैरों में जान नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि वो वहीं गिर जाएगी। उसकी रीढ़ से ठंडे पसीने की धार बह निकली। तभी गली के नुक्कड़ से एक खुरदरी आवाज आई, अबे इधर नहीं है क्या? अभी तो यहीं जाते देखा था। 2-3 आदमी बड़बड़ाते हुए इधर ही आ रहे थे। उनकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह तेज थीं। उनके हाथों में कुछ चमक रहा था। प्रिया समझ गई ये लोग आम आदमी नहीं हैं। जब प्रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी, उस कोट वाले आदमी ने उसे अपने कंधे से कसकर भींच लिया। इस अचानक हुई हरकत से प्रिया का शरीर कांप गया, लेकिन फिर उस आदमी की आवाज पल भर में बदल गई। प्रिया बेटा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पापा परेशान हो गए थे। वो एक गर्मजोशी और प्यार भरी आवाज थी। अभी अभी जो हैवानियत भरी आंखों से धमका रहा था, ये उससे बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उसकी आवाज में चिंता और राहत दोनों मिले हुए थे। गली के नुक्कड़ पर खड़े आदमी इन्हें देखकर ठिठक गए। एक महंगा कोट पहने दिल्ली की बोली वाला अधेड़ आदमी और उसकी हिफाजत में एक जवान लड़की। कोई भी देखता तो यही समझता कि एक पिता अपनी बेटी को रात में लेने आया है। उनमें से एक आदमी शक भरी नजरों से एक कदम और आगे बढ़ा। उस आदमी ने प्रिया को अपने पीछे छिपाते हुए तेज नजरों से घूरा। क्या बात है? मेरी बेटी से कोई काम है क्या? उस आदमी की आवाज में एक भारी रौब था। उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं कि सामने वाले को जमा दे। उसी वक्त गली के दूसरी तरफ से काले सूट पहने कुछ लोगों के आने की आहट हुई। उन गुंडों के चेहरे पर घबराहट छा गई। छत, क्या यार, इसका बाप भी यही था? वो आदमी जमीन पर थूक कर बड़बड़ाते हुए अंधेरे में गायब हो गए। प्रिया ने तब जाकर सांस ली। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसकी हथेलियों पर पसीना भरा था। लेकिन जैसे ही वो आदमी गए, उस आदमी का चेहरा फिर से ठंडा और सख्त हो गया। वो प्यार करने वाला पिता कहीं गायब हो गया।
और सिर्फ तेज नजरों वाला अजनबी आदमी रह गया। उस आदमी ने प्रिया की कलाई पकड़ी और तेजी से चलने लगा। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। गली से बाहर निकलते ही एक चमचमाती काली मर्सिडीज खड़ी थी। आदमी ने पिछला दरवाजा खोला। बैठो। प्रिया हिचकिचा रही थी कि गली से फिर कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे वही गुंडे वापस आ रहे हैं। इस बार और भी ज्यादा कदमों की आवाजें थीं। उस आदमी ने जल्दी से प्रिया को कार में धकेल दिया। समझाने का वक्त नहीं है, बैठो। खटाक से दरवाजा बंद हुआ। जैसे ही आदमी ड्राइवर सीट पर बैठा, कार गरजते हुए चल पड़ी। प्रिया सीट पर गिरते गिरते बची। लेदर की सीट से नई कार की महक आ रही थी। जब तक वो होश में आई, कार मुंबई शहर छोड़कर हाईवे की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइटें तेजी से गुजर रही थीं। प्रिया डर के मारे दरवाजा पीटने लगी। मुझे उतारो, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो दरवाजे का हैंडल भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी। उसका दिल फटने को था। आदमी ने रियर व्यू मिरर से प्रिया को देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। गुस्से से या किसी और भावना से प्रिया समझ नहीं पाई। मिरर में दिख रही उसकी आंखों में कई उलझे हुए भाव थे। तभी कार में फोन बजा। आदमी ने ब्लूटूथ बटन दबाकर फोन उठाया। चेयरमैन साहब, बिटिया मिल गई? कार के स्पीकर से एक घबराई हुई आवाज गूंजी। माफ कीजिएगा साहब, हम उन्हें पहले नहीं ढूंढ पाए। मैं दिल्ली तक गाड़ी चला लेता हूं। प्रिया की आंखें फैल गईं। चेयरमैन साहब, बिटिया? कोट वाले आदमी ने शांत भाव से जवाब दिया, कोई बात नहीं, मुझे बेटी से कुछ बात करनी है, मैं खुद ड्राइव करके आ जाऊंगा। फोन कट गया और कार में भारी खामोशी छा गई। सिर्फ इंजन की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। प्रिया बस उस आदमी की पीठ को घूर रही थी। चेयरमैन साहब, बिटिया को ढूंढ लिया क्या? यह सब क्या हो रहा था? उसका दिमाग चकरा रहा था। आदमी ने मुंह खोला। पुलिस तेरी हिफाजत नहीं कर सकती। उसकी आवाज दृढ़ थी। मिरर से उसकी आंखें प्रिया से मिलीं। मैं तेरा असली बाप हूं। प्रिया की बोलती बंद हो गई। एक अजनबी के इस अजीब दावे से उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। असली बाप? ये क्या बकवास है? प्रिया की एक मां थी, एक चिड़चिड़ी तीखी मां। उसी के नीचे उसने 23 साल गुजारे थे। उसने सुना था कि उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। प्रिया ने इस घबराहट में भी मिरर में दिख रहे आदमी के चेहरे को देखा और उसकी सांस रुक गई। उस आदमी की आंखों की बनावट, नाक का आकार, माथे की लकीरें, सब शीशे में दिख रहे उसके अपने चेहरे से मिल रही थीं। खासकर आंखों का कोना जो हल्का सा ऊपर उठा हुआ था, बिल्कुल एक जैसा था। यह महज इत्तफाकन नहीं हो सकता था। प्रिया का हाथ अनजाने में उसके चेहरे पर घूमने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह आदमी आखिर है कौन? और क्या उसका असली बाप होने का दावा सच है? मुंबई से दिल्ली 18-20 घंटे का सफर। एक लंबी रात बस शुरू हुई थी। कार रात के अंधेरे को चीरती हुई बढ़ रही थी। स्ट्रीट लाइटों की रोशनी गुजरने पर कार के अंदर की खामोशी और गहरी हो जाती। उस खामोशी को प्रिया की एक तीखी हंसी ने तोड़ा। पापा, झूठ मत बोलिए। उसकी आवाज फट गई थी। प्रिया ने उस आदमी के सिर के पिछले हिस्से को घूरा। मेरी मां ने कहा था कि मेरे पापा मुझे छोड़कर भाग गए थे। आप भी उन गुंडों के साथ मिले हुए हैं, है ना? क्या चाहिए आपको? विक्रम सिंह राठौर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े हुए उसने बगल की सीट पर रखा एक कागज का लिफाफा उठाया और पीछे बढ़ा दिया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं, जैसे यह दिखाना उसके लिए बहुत दर्दनाक हो। पहले यह देख लो। प्रिया ने शक भरी नजरों से लिफाफा लिया। वो एक मोटा भूरे रंग का लिफाफा था। जैसे ही उसने लिफाफे का मुंह खोला, कागजों का एक बंडल बाहर गिर गया। ये टेक्स्ट मैसेज के प्रिंटआउट थे। प्रिया की नजरें कागज के सबसे ऊपर लिखे भेजने वाले और पाने वाले के नाम पर ठहर गईं। भेजने वाली रेखा, पाने वाला श्रीमान चोपड़ा। प्रिया कांपते हाथों से मैसेज पढ़ने लगी। लड़की दिखने में अच्छी है। दुबई भेजेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। 3 करोड़ में सौदा पक्का करो। आज रात को सौंप दूंगी। प्रिया की आंखों की पुतलियां बुरी तरह हिलने लगीं। उसे लगा जैसे उसका दिल पैरों तले आ गया हो। ये उसकी मां थी, जिस रेखा को वो मां मानकर जिंदगी भर डांट खाती रही, वही उसे किसी जानवर की तरह बेच रही थी। पैसा पेड़ पर नहीं उगता। रेखा की ये बात उसे कागज पर लिखे शब्दों के बीच गूंजती महसूस हुई। आज उसे मां ने जिस जगह भेजा था वो कुछ अजीब तो थी ही। देर रात एक सुनसान जगह पर भेजने का कारण अब समझ आया। ये उसे बेचने के लिए एक जाल था। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा,
वो लोग इंसानों की तस्करी करते हैं। रेखा ने ही उन्हें भेजा था, विक्रम ने आगे कहा। उसकी आवाज में सालों का दबा हुआ गुस्सा था। वो औरत 20 साल पहले हमारे घर में नौकरानी थी। हमने परिवार की तरह भरोसा करके तुझे उसके पास छोड़ा था, लेकिन घर में आग लगने का फायदा उठाकर वो तुझे चुरा कर भाग गई। प्रिया सदमे में थी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। नौकरानी? उसकी आवाज एक फटे गुब्बारे की तरह निकली। विक्रम ने बगल की सीट से दूसरा लिफाफा उठाया और पीछे दिया। साथ ही साथ सीख ये पहले वाले से भी ज्यादा मोटा था। प्रिया ने लिफाफा खोला तो तस्वीरों का एक ढेर गिर गया। प्रिया एक एक करके तस्वीरें देखने लगी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ रही थीं। 3 साल की उम्र में मुंबई की एक झुग्गी में मिट्टी में खेलते हुए, 10 साल की उम्र में फटा हुआ बस्ता टांगे स्कूल जाती हुई, और कुछ दिन पहले एक दुकान पर काम खत्म करके बस स्टॉप पर ऊँघते हुए। ये सारी तस्वीरें उसकी पीठ पीछे से खींची गई थीं। प्रिया के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये क्या है? ये आपके पास क्यों है? उसकी आवाज कांप रही थी। डर और उलझन भरी आंखों से उसने विक्रम को देखा। विक्रम ने रियर व्यू मिरर से प्रिया को देखते हुए कहा, वो औरत हर साल ये मुझे भेजती थी। ये सबूत कि तू जिंदा है। विक्रम की आवाज में 20 साल का दर्द था। हर तस्वीर के बदले मैं उसे 1 करोड़ रुपए भेजता था। पिछले 20 सालों से प्रिया की सांस अटक गई। एक तस्वीर के 1 करोड़। उस औरत ने अपना नाम बदलकर रेखा रख लिया और फर्जी फोन और बैंक खाते इस्तेमाल करती थी। उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। जितना मुश्किल होता, मैं उतना ही डरता था। कहीं जबरदस्ती ढूंढने के चक्कर में ये तस्वीरें भी आनी बंद हो गईं, तो मैं तेरी खैरियत कैसे जानूंगा? प्रिया बस उन तस्वीरों को देखती रही। 20 साल तक जिस औरत को वो मां समझती रही, वो एक अपहरणकर्ता थी जो उस पर नजर रखकर उसकी तस्वीरें खींचकर उसके असली पिता से पैसे ऐंठ रही थी। धोखे और डर से मिली हुई सिसकियां फूट पड़ीं। वो अपने गले से निकल रही रुलाई को रोक नहीं पा रही थी। उसके आंसू गालों से बहकर ठोड़ी से टपक रहे थे, लेकिन वो अब भी इस आदमी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती थी। उसे लगा कि ये भी एक और जाल हो सकता है। दुनिया इतनी मेहरबान नहीं होती। ये प्रिया ने बहुत जल्दी सीख लिया था। विक्रम रियर व्यू मिरर से अपनी रोती हुई बेटी को देख रहा था। उसका दिल फटा जा रहा था। वो उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन अभी उसे दिल्ली ले जाना ज्यादा जरूरी था। विक्रम ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ते हुए कांपती आवाज में कहा, तुझे खोने के गुनाह के एहसास में मैं इन्हीं तस्वीरों के सहारे अब तक जिया हूं। अब ये नरक खत्म हुआ। तू मेरी बेटी है। प्रिया राठौर, हमारे घर चल। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की से सिर टिकाए बस सिसकती रही। सुबह होते होते कार ने दिल्ली के टोल गेट को पार किया। खिड़की के बाहर दिल्ली की चकाचौंध थी, लेकिन प्रिया की आंखों में ये बस एक अजनबी, डरावनी दुनिया थी। ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसी हवेली थी जो सिर्फ फिल्मों में देखी जाती है। शानदार बगीचे में करीने से तराशे हुए पेड़ कतार में खड़े थे। घास का मैदान किसी हरे कालीन की तरह बिछा था। फव्वारे से पानी की धार ऊंची उठकर नीचे गिरते हुए चमक रही थी। हवेली किसी यूरोपीय महल की तरह विशाल थी। हर खिड़की में रोशनी थी जिससे वो किसी राजमहल जैसी लग रही थी। जिंदगी भर एक कमरे के घर में रही प्रिया के लिए यह शान शौकत तारीफ से ज्यादा एक भयानक डर बनकर आई। कार पोर्च के सामने रुकी। विक्रम पहले उतरा और पिछला दरवाजा खोला। चलो, ये तुम्हारा असली घर है। प्रिया हिचकिचाई तो विक्रम ने नरमी लेकिन दृढ़ता से कहा, और अंदर तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी असली मां, जिसने 20 साल तक एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भुलाया। प्रिया ने कांपती नजरों से उस विशाल हवेली के दरवाजे को देखा। बंद दरवाजे के पीछे से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी कुछ भयानक होने वाला है। दिल्ली के वसंत विहार की उस विशाल हवेली का शाती सत्ता मतिया बनाया। भारी सागौन का दरवाजा बिना आवाज किए खुला। बड़े से हॉल में काले सूट पहने नौकर दोनों तरफ लाइन में खड़े होकर झुके। स्वागत है चेयरमैन साहब, स्वागत है बिटिया। प्रिया सिर नहीं उठा सकी। शीशे की तरह चमकते मार्बल के फर्श पर उसके पुराने गंदे जूते बहुत ही दयनीय लग रहे थे। प्रिया अब भी विक्रम पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। कोई अमीर आदमी उसे खरीद कर क्या करेगा? उसका मकसद क्या है? शक उसके दिमाग में घूम रहा था। रेखा का बोया हुआ अविश्वास उसके जहन में था। तेरा बाप एक शैतान है जिसने तुझे छोड़ दिया। बचपन से उसने यही सुना था। ये सच है या झूठ प्रिया नहीं जानती थी। प्रिया जब सहमी हुई खड़ी थी
तभी दूसरी मंजिल से एक तीखी चीख आई, आग, आग, मेरी बच्ची, मेरी प्रिया को बचाओ। प्रिया के सिर उठाने से पहले ही दूसरी मंजिल का एक दरवाजा खुला और एक औरत बाहर भागी। बिखरे बाल, हड्डियों का ढांचा, कभी खूबसूरत रहा चेहरा दुख से टूट चुका था। वो प्रिया की असली मां अंजलि थी। अंजलि ने एक पुरानी फटी हुई गुड़िया को सीने से लगाया और सीढ़ियों की रेलिंग पर लटक कर चिल्लाई, प्रिया रुको, मां आ रही है। विक्रम तेजी से सीढ़ियां चढ़ा। अंजलि, मैं हूं, शांत हो जाओ। नहीं, मेरी बेटी आग में है। जैसे ही विक्रम ने अंजलि को पकड़ा, अंजलि की धंसी हुई आंखों ने नीचे खड़ी प्रिया को देखा। पल भर में अंजलि की नजरें ठंडी हो गईं। ये कौन है? विक्रम ने घबराहट में कहा। अंजलि, होश में आओ, ये हमारी प्रिया है, हमारी बेटी, जिसे हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे, वापस आ गई है। लेकिन अंजलि ने जोर से सिर हिलाया और पीछे हटने लगी। पागल हो गए हो? प्रिया तो 3 साल की है, ये नकली है, इसे बाहर निकालो। अंजलि ने पास रखा एक चीनी मिट्टी का गुलदस्ता उठाकर प्रिया की तरफ फेंक दिया। उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। एक तेज टुकड़ा प्रिया के पैर पर लगा और खून की एक पतली धार बह निकली। मेरी बच्ची को वापस लाओ, उन लोगों ने उसे चुरा लिया। अंजलि मुंह से झाग निकालते हुए तड़पने लगी तो नौकरों ने आकर उसे पकड़ा। वो औरत हाथ पैर मार रही थी। घर पल भर में एक जंग का मैदान बन गया। प्रिया उस पागलपन को देखकर सुन्न हो गई। उसके पैरों में जान नहीं बची, वो वहीं गिरने वाली थी। ये औरत मेरी मां है, एक पागल की तरह। लेकिन प्रिया की आंखों में सिर्फ उस औरत का पागलपन नहीं था, उसकी सूखी कलाई और उस गुड़िया को न छोड़ने की बेतहाशा कोशिश। उस शानदार हवेली के सामने उसका वो दयनीय रूप देखकर प्रिया को अनजाने में एक दया महसूस हुई। विक्रम सीढ़ियों से उतरकर प्रिया के सामने खड़ा हुआ। उसके कंधे झुके हुए थे। माफ करना, तुझे खोने के बाद तुम्हारी मां 20 सालों में एक दिन भी होश में नहीं रही। वो आज भी उसी आग में जी रही है। विक्रम की लाल आंखों से एक आंसू गिरा। प्रिया पीछे हटी। ये हकीकत बर्दाश्त के बाहर थी। प्रिया भागकर उसे दिए गए दूसरी मंजिल के कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। तभी उसकी जेब में रखा पुराना फोन बजा। प्रिया ने स्क्रीन देखी। भेजने वाली मां रेखा। प्रिया ने कांपते हाथों से फोन खोला। उठाते ही कानों को फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। कहां है तू, मनहूस? रेखा चिल्लाई। मनहूस, ये रेखा का दिया हुआ नाम था। ये उसकी उस बच्ची का नाम था जो पेट में ही मर गई थी। प्रिया ने जानबूझकर शांत भाव से जवाब दिया, मैं विक्रम सिंह राठौर जी के घर पर हूं। वो कह रहे हैं कि वो मेरे पापा हैं। क्या आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं? फोन के दूसरी तरफ रेखा की सांस रुकने की आवाज आई। क्या? विक्रम? कुछ पल की खामोशी के बाद रेखा घबराने के बजाय उल्टा चिल्लाने लगी। वाह रे एहसान फरामोश लड़की, मैंने तुझे पाल पोसकर बड़ा करने में कितनी मेहनत की और अब एक अमीर बाप मिल गया तो उसके घर चली गई। एहसान? मुझे 3 करोड़ में दुबई बेचने की कोशिश करना एहसान है। मैंने वो सारे मैसेज और बैंक स्टेटमेंट देख लिए हैं और यह भी पता चल गया है कि आपने 20 साल तक मेरे असली पापा से पैसे ऐंठे हैं। सच सुनकर रेखा बौखला गई। चुप कर, मैंने तुझ पर जो खिलाने पिलाने में खर्च किया है उसका क्या? अभी अपना सामान उठाकर बाहर निकल। प्रिया की आंखें ठंडी हो गईं। अब उसका असली चेहरा सामने आ गया था। अब दोबारा फोन मत करना। प्रिया ने फोन का पिछला कवर खोलकर बैटरी निकाल दी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था, या शांत होने का नाटक कर रही थी। अंदर तरह तरह की भावनाएं उथल पुथल मचा रही थीं। जिस इंसान को उसने मां कहा था, जिसने उसे खाना खिलाया, डांटा, कभी कभी पीटा भी, वो सब एक नाटक था। वो सब उसे इस्तेमाल करने के लिए था। धीरे धीरे उसे हकीकत का एहसास हो रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब भी उलझा हुआ था। क्या सच है और क्या झूठ, उसे समझ नहीं आ रहा था। प्रिया खिड़की के पास गई, पर्दा हटाकर बाहर देखा। ये अजनबी दिल्ली की रात थी। दूर शहर की रोशनियां चमक रही थीं। भागकर जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। न कोई जानने वाला था, न पैसे थे। कमरे के बाहर से अब भी अंजलि की रोने की आवाज आ रही थी। बाहर पैसों की भूखी अपहरण करता रेखा, अंदर 20 साल पुराने दर्द में कैद मां। प्रिया ने ठंडे दिमाग से सोचा, अगर वो अभी ये घर छोड़कर गई तो उन तस्करों के हाथ लग जाएगी। रेखा के भेजे हुए लोग शायद अब भी उसे ढूंढ रहे होंगे। प्रिया ने दरवाजा डबल लॉक किया और कुर्सी खींचकर दरवाजे के हैंडल में अड़ा दी।
जब तक सब समझ नहीं आता यहीं रहना है। प्रिया बिस्तर के बजाय कमरे के एक कोने में सिमट कर बैठ गई। वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, सिर्फ वो खुद अपनी हिफाजत कर सकती थी। प्रिया घुटनों को पकड़कर एक जंगली जानवर की तरह तेज नजरों से इस अजनबी घर में अपनी पहली रात गुजारने लगी। लेकिन प्रिया को यह नहीं पता था कि सुबह होते ही इस बंद दरवाजे के ठीक बाहर एक ऐसा चौंकाने वाला सच उसका इंतजार कर रहा है जो उसे ये दरवाजा अपने हाथों से खोलने पर मजबूर कर देगा। अगले कुछ दिनों तक प्रिया ने दरवाजा बंद रखा और उस हवेली में एक कैदी की तरह रही। रात में उसे दरवाजे के सामने कुर्सी रखनी पड़ती, तब जाकर नींद आती। मुंबई की वो यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। अंधेरे से निकला हाथ, मुंह भींचती खुरदरी हथेली। नींद में भी वो बुरे सपने देखती और चीख कर उठ जाती। फिर एक दोपहर विक्रम कुछ जरूरी काम से अपने गार्ड्स के साथ घर से बाहर गया। घर में शांति छाते ही प्रिया ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकली। ये घर हर तरफ से आलीशान था, लेकिन प्रिया को इस घर की हवा में एक गहरा भारी दुख महसूस हो रहा था। प्रिया के कदम अनजाने में दूसरी मंजिल के गलियारे के आखिर में एक हल्के से खुले दरवाजे वाले कमरे की तरफ बढ़ गए। वो बच्चों का कमरा था। धूल का एक कण भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोज साफ करता हो। हल्के गुलाबी रंग की दीवारें, 3 साल के बच्चे के खेलने वाले भालू और खरगोश के खिलौने। ये कमरा 20 साल पहले के वक्त में रुका हुआ था। बिस्तर के पास एक शेल्फ पर रखी छोटी सी चीज पर उसकी नजर पड़ी। वो एक जोड़ी घिसे हुए बच्चों के जूते थे। गुलाबी चमड़ा फट चुका था, तला घिस गया था, लेकिन अजीब तरह से वो चमक रहे थे, जैसे कोई रोज उन्हें छूता और पोंछता हो। उन पर हाथों के निशान थे। प्रिया के दिल के एक कोने में एक चुभन सी हुई। प्रिया बच्चों के कमरे से निकलकर नीचे आई। उसके कदम स्टडी की तरफ बढ़े। उसने भारी सागौन का दरवाजा धकेला और अंदर गई। चारों तरफ शानदार किताबों की अलमारियां थीं, छत तक ऊंची। अलमारियों में चमड़े की जिल्द वाली किताबें भरी थीं। पुराने कागज की महक आ रही थी। तभी कोने में उसे कुछ दिखा। एक बड़ी सी तस्वीर सफेद कपड़े से ढकी थी। सिर्फ इसे क्यों ढका गया है? जिज्ञासावश प्रिया ने धीरे से कपड़ा हटाया। पल भर में प्रिया की सांस रुक गई। जाता की समतार करके अभी बतायागा। कैनवास पर एक 20-22 साल की लड़की खिलखिलाकर हंस रही थी। वो जवानी के दिनों की अंजलि थी। सफेद ड्रेस पहने धूप से भरे बगीचे में खड़ी थी। उसकी आंखें हंसते हंसते चांद की तरह मुड़ गई थीं। गालों पर गहरे डिंपल पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुशी तस्वीर से बाहर छलक रही हो। प्रिया वहीं जम गई और अपने गालों को छुआ। ये तो मैं हूं, जैसे आईना देख रही हो। नहीं, आईने से भी ज्यादा साफ। हल्की सी उठी हुई आंखों की कोर, हंसते हुए पड़ने वाले गहरे डिंपल, मोटे होंठ। जिस चेहरे को वो जिंदगी भर ये सोचकर कोसती रही कि वो रेखा से बिल्कुल नहीं मिलता, वो इस तस्वीर में कैद था। क्या सच में ये मेरी मां है? प्रिया के मुंह से कांपती आवाज निकली। तेरा बाप एक शैतान है जिसने तुझे छोड़ दिया। रेखा का ये जहरीला झूठ खून के इस अकाट्य सबूत के सामने ढह गया। प्रिया ने कांपते हाथों से तस्वीर में अपनी मां के चेहरे को सहलाया। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, ये तस्वीर तुम्हारी मां के सबसे खुशनुमा दिनों की है। प्रिया चौंककर पीछे मुड़ी। न जाने कब से विक्रम दरवाजे पर खड़े ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें नम थीं। वो प्रिया के पास आने वाले थे, लेकिन प्रिया को डरता देख वहीं रुक गए। विक्रम ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। प्रिया सहमी, लेकिन पीछे नहीं हटी। तुझे खोने के बाद ये हैंसी भी खो गई। माफ करना, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। विक्रम की आवाज में 20 साल का पछतावा और गुनाह का एहसास था। प्रिया ने उनकी आंखों में झूठ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ एक दुखी पिता का दर्द दिखा। प्रिया के दिल की सख्त दीवार में दरार पड़ने लगी। विक्रम ने अपनी नम आंखें पोंछीं और पल भर में उनकी नजरें बदल गईं। अब मैं तुझे दोबारा नहीं खोऊंगा। जिन्होंने तुझे इस हाल में पहुंचाया है, उन सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम की आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। विक्रम ने जेब से फोन निकालकर फोन लगाया। मुंबई के उन चूहों को एक एक करके ढूंढ निकालो। उन्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। उनकी आवाज में बर्फीला गुस्सा था। अभी अभी जो आदमी आंसू बहा रहा था, यह उससे बिल्कुल अलग था। प्रिया ने विक्रम के उस दृढ़ रूप को देखा। पहली बार एक अजनबी एहसास उसके दिल के कोने में जागा। कोई मेरे लिए लड़ रहा है। यह एहसास अजीब,
लेकिन गर्मजोशी भरा था। उस दोपहर प्रिया बगीचे में घूम रही थी और उसने दूसरी मंजिल की बालकनी की तरफ देखा। अंजलि वहां खड़ी थी, सफेद गाउन पहने। वो बस दिल्ली के आसमान को घूर रही थी। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। गाउन के अंदर उसके पतले कंधे और भी छोटे लग रहे थे। प्रिया ने स्टडी में देखी तस्वीर की उस खिलखिलाती मुस्कान और आज के इस बीमार रूप को एक साथ देखा। यकीन करना मुश्किल था कि ये एक ही इंसान है। क्या 20 साल किसी इंसान को इतना बदल सकते हैं? उसका दिल भारी हो गया। प्रिया राठौर, इस नाम को प्रिया ने बहुत धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया था। शाम हुई। विक्रम ने प्रिया को लिविंग रूम में बुलाया। मेज पर शॉपिंग बैग रखे थे। ये नए कपड़े और फोन हैं तुम्हारे लिए। विक्रम ने एक नया स्मार्टफोन दिया। प्रिया ने उसे हैरानी से लिया। मुंबई में इस्तेमाल होने वाले पुराने फोन से यह कहीं बेहतर था। शॉपिंग बैग में रखे कपड़ों के प्राइस टैग पर उसकी नजर पड़ी। नंबर देखते ही उसकी उंगलियां कांप गईं। ये उतने पैसे थे जितने प्रिया एक महीने तक ढाबे में खटकर कमाती, और उतने पैसे एक ड्रेस की कीमत थी। बोझ मत समझना, तू मेरी बेटी है, ये सब तेरा हक है। विक्रम की आवाज शांत थी, जैसे वो कोई मामूली बात कह रहा हो। प्रिया कुछ देर चुप रही। उसने सोचा, क्या अब उसे किसी के बोझ की तरह नहीं जीना पड़ेगा? क्या अब कोई पैसे निकाल चिल्लाने वाला नहीं होगा और वो बिना किसी की नजरों के जी सकेगी? रात गहरी हो गई। प्रिया बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी। आंखें बंद करते ही उसे स्टडी में देखी अपनी मां की खिलखिलाती मुस्कान याद आई। प्रिया उठी और दरवाजे की तरफ देखा। लॉक तो लगा था, लेकिन कुर्सी नहीं अड्डाई थी। प्रिया ने कंबल सिर तक खींच लिया। जिंदगी में पहली बार इस घर में कहीं मेरी जगह हो सकती है। इस गर्म एहसास ने उसके दिल को छुआ। प्रिया गहरी नींद में सो गई, लेकिन प्रिया को नहीं पता था यह शांति कितने दिन टिकेगी। हवेली की रसोई से आज बहुत दिनों बाद चहल पहल की आवाज आ रही थी। स्टील के काउंटर पर चाकू की खटखट की आवाज गूंज रही थी और शेफ के हाथ से सिंक रहे मोटे स्टेक की खुशबू लिविंग रूम तक आ रही थी। मक्खन और रोजमेरी की मिली जुली महक एक शांत और गर्मजोशी भरी शाम का नजारा पेश कर रही थी। लेकिन यह शांति पल भर में भंग हो गई। शेफ जैसे ही कुछ सामान लेने के लिए पीछे मुड़ा, गर्म पैन पर तेल ज्यादा गर्म हो गया। छन्न की तेज आवाज के साथ पैन से आग की लपटें उठीं। काला धुआं छत की तरफ उठा और जलने की तेज गंध रसोई से होते हुए लिविंग रूम तक फैल गई। बीप बीप बीप। छत पर लगा फायर अलार्म जोर जोर से बजने लगा। कानों को फाड़ देने वाली सायरन की आवाज ने हवेली की शांति को चीर दिया। उसी पल दूसरी मंजिल से एक दर्दनाक चीख आई। नहीं, आग! वो अंजलि थी। दरवाजे से आती जलने की गंध सूंघते ही 20 साल पहले का वो नरक उसकी आंखों के सामने आ गया। अंजलि नंगे पैर सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे भागी। प्रिया, मेरी बच्ची, मां आ रही है। अंजलि की आंखें उलटी हुई थीं और चेहरे पर खून की एक बूंद नहीं थी। उसकी आंखों में अभी की रसोई नहीं, बल्कि 20 साल पहले आग में जलता हुआ वो कमरा दिख रहा था। अंजलि ने डाइनिंग टेबल पलट दी। प्लेटें और कांच के गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए। अंजलि उन नुकीले कांच के टुकड़ों पर नंगे पैर चलती हुई आग की तरफ दौड़ी। उसके पैरों से लाल खून निकल रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। हटो, मुझे अंदर जाना है। प्रिया मर गई तो क्या होगा? नौकरों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अपनी बच्ची को खोने के डर से भरी मां की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाए। विक्रम ने दौड़कर अंजलि को गले लगाया, लेकिन वो अपने पति को भी नहीं पहचान रही थी और उसे नोच रही थी। नहीं, मुझे अपनी बेटी को बचाना है। मेडिकल टीम ने दौड़कर शांत करने वाला इंजेक्शन निकाला, लेकिन अंजलि ने उसे झटक दिया और ज्यादा जोर से तड़पने लगी। घर एक भयानक मंजर में तब्दील हो गया। तभी दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर प्रिया खड़ी थी। अस्त व्यस्त लिविंग रूम, पलटी हुई टेबल, टूटे कांच पर लौटती मां, खून से सने पैरों से आग में कूदने की वो बेतहाशा कोशिश। प्रिया की नजरें अंजलि पर टिक गईं। प्रिया का दिल धक से रह गया। अब तक वो उसे एक पागल औरत समझ रही थी, लेकिन अब प्रिया की आंखों में पागलपन नहीं दिख रहा था। आग में अपने बच्चे को बचाने की एक पर था। मां की सहज प्रवृत्ति। 20 साल पहले मुझे खोते वक्त भी मां ऐसे ही चीखी होगी। प्रिया ने डर को निगला और सीढ़ियां उतरी। उसका दिल फटने को था, लेकिन वो रुकी नहीं। वो तड़पती हुई अंजलि के पास धीरे धीरे गई और अनजाने में उसके होंठ खुले। डर और अकेलेपन में वो अक्सर एक गाना गुनगुनाती थी। प्रिया के मुंह से कांपती हुई गुनगुनाहट निकली।
चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। फायर अलार्म के शोर के बीच एक साफ पतली आवाज किसी चमत्कार की तरह फैल गई। ये कोई आम लोरी नहीं थी। ये 20 साल पहले अंजलि अपनी छोटी प्रिया को सुलाते वक्त खुद बनाकर सुनाती थी। दुनिया में सिर्फ माँ और बेटी का वो अनोखा गाना। एक अविश्वसनीय घटना घटी। पागलों की तरह तड़पती अंजलि का शरीर रुक गया। हवा में घूमते हाथ रुक गए। तेज सांसें धीमी हो गईं। आग के उस वहम में सिर्फ बेटी के गाने की आवाज उसके कानों तक पहुंची थी। अंजलि ने धीरे से सिर उठाया। उसकी बेजान आंखों ने धीरे धीरे सामने खड़ी प्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। ये गाना। अंजलि की आवाज सूखे पत्तों की तरह कांप रही थी। प्रिया ने गाना नहीं रोका। उसके गालों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो गाती रही। ओ मेरी आंखों का तारा है तू। अंजलि ने खून से सना हाथ बढ़ाकर प्रिया के भीगे गालों को छुआ। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। प्रिया, मेरी बेटी। प्रिया। प्रिया जवाब नहीं दे सकी। उसका गला रुंध गया था। उसने बस सिर हिलाया। अंजलि टूटकर प्रिया से लिपट गई। तू जिंदा थी। अंजलि का शरीर कांप रहा था। उसकी पतली बाहों ने अपनी बेटी को कसकर भींच लिया। जिंदा थी मेरी बच्ची, जिंदा थी। मां को माफ कर दे। 20 साल कहां थी तू? अंजलि फूट फूट कर रोई। उसके सालों का दर्द, गुनाह, यादें सब एक साथ बाहर आ गईं। प्रिया भी अपनी मां की सूखी पीठ से लिपटकर बच्चों की तरह रोई। हड्डियों के ढांचे जैसी मां की पीठ से आती गर्मी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। जलने की गंध के बीच दोनों मां बेटी की रोने की आवाज हवेली में गूंज रही थी। विक्रम वहीं जमीन पर बैठकर अपना चेहरा छिपा लिया। वो अपनी सिसकियां नहीं रोक पा रहा था। 20 साल से वो इसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था। पत्नी और बेटी को एक दूसरे से लिपटकर रोते देखने के लिए ही वो अब तक जिया था। काफी देर बाद घर में शांति हुई। मेडिकल टीम अंजलि को कमरे में ले गई। अंजलि ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। पहली बार वो बिना किसी दवा के सोई थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सब कुछ शांत होने के बाद देर रात विक्रम ने सख्त चेहरे से रसोई की छत को देखा। फायर अलार्म तो सही बजा था, लेकिन आग बुझाने वाले स्प्रिंकलर से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली थी। विक्रम ने स्प्रिंकलर का स्विच दबाया। वो चल बंद हो रहा था। ये जरूर खराब था। विक्रम ने मेंटेनेंस वाले को बुलाकर डांटा। ये क्या हुआ? पिछले महीने चेकिंग में तो सब ठीक था। मेंटेनेंस वाले का चेहरा पीला पड़ गया। सर, शायद सिस्टम में कोई एरर है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सेंसर को जानबूझकर बंद किया गया हो। विक्रम की आंखें तेज हो गईं। रिपेयर वाली कंपनी को बुलाओ, इसे अभी ठीक करवाओ। सर, इस मॉडल के पार्ट्स विदेश से मंगवाने पड़ेंगे। जल्दी से जल्दी भी 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते? विक्रम ने अंधेरी खिड़की से बाहर देखा। बगीचे के पेड़ हवा में हिलकर बड़ी बड़ी परछाइयां बना रहे थे। हो सकता है ये महज एक तकनीकी खराबी हो सकता है पुराने पार्ट्स की उम्र पूरी हो गई हो, लेकिन शायद चमत्कार से मिली इस खुशी की वजह से विक्रम को एक छोटी सी दरार भी महसूस हो रही थी। बिना किसी सुरक्षा के ये 2 हफ्ते उसे एक अनजानी ठंडक महसूस हुई, जैसे बंद खिड़की से कहीं से ठंडी हवा आ रही हो। कुछ दिनों बाद सुबह की बात है। प्रिया खिड़की पर बैठी नए स्मार्टफोन को देख रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह महंगी चीज उसकी है। तभी एक मैसेज आया। मुंबई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड की सूचना। प्रिया की आंखें फैल गईं। उसका दिल धक से रह गया। मुंबई का वो गोदाम जैसा घर प्रिया के नाम पर था। रेखा एक डिफॉल्टर थी, इसलिए उसे प्रिया के नाम पर ही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा था। इसलिए डिपॉजिट से जुड़ी सारी जानकारी प्रिया को ही आती थी। प्रिया ने तुरंत फोन किया। रियल एस्टेट एजेंट की आवाज नॉर्मल थी। हाँ, आपकी मम्मी का फोन आया था। बोली कि बेटी बिजी है, तो उन्होंने अधिकार दे दिया है। कहा है कि 1 लाख रुपए का पूरा डिपॉजिट उनके अकाउंट में डाल दें। प्रिया के हाथ कांपने लगे। वो पैसे कैसे थे? स्कूल के दिनों से नींद कम करके, बर्तन मांजकर, तवा साफ करके, खून पसीने से कमाए हुए पैसे थे। ये प्रिया की पूरी जमा पूंजी और जान थी। प्रिया उठी और सीधे विक्रम के पास गई। मुझे मुंबई जाना है अभी। प्रिया की आवाज दृढ़ थी। उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। विक्रम कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर चिंता थी। वो अपनी बेटी को रेखा के पास नहीं भेजना चाहता था, लेकिन प्रिया के दृढ़ चेहरे को देखकर उसने सिर हिला दिया। अकेले नहीं भेज सकता, मैं भी चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। विक्रम की आवाज मजबूत थी। काली मर्सिडीज हाईवे पर दौड़ रही थी।
प्रिया होंठ चबाते हुए बस खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके नाखून हथेली में इतने गड़ गए थे कि खून रुक गया था। अब और नहीं सहूंगी, प्रिया ने खुद से वादा किया। शाम को मुंबई की एक तंग गली, कार रुकी तो सीलन की जानी पहचानी गंध आई। पुराने मकान, फीके पड़े साइन बोर्ड, दरारों वाली सीमेंट की दीवारें। गोदाम को बदलकर बनाए गए छोटे से घर के सामने कार रुकी, जहां प्रिया ने लगभग 20 साल गुजारे थे। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर घर खाली और ठंडा था। काम की सारी चीजें, यहां तक कि बिस्तर भी रेखा ले गई थी। प्रिया ने खाली कमरे को देखा, तभी उसकी नजर एक दीवार में बनी अलमारी पर पड़ी। बचपन में जब भी वो उसे खोलने की कोशिश करती, रेखा झाड़ू लेकर उसे पीटती थी। वहां भूत है, हाथ लगाया तो मार डालूंगी। वो एक प्रतिबंधित जगह थी, इसीलिए उसने कभी उसे खोलकर नहीं देखा था। प्रिया ने अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर खाली था, लेकिन फर्श अजीब था। प्रिया ने घुटनों पर बैठकर फर्श को थपथपाया। थक थक, अंदर से खोखली आवाज आई। विक्रम ने आकर पुरानी दरी को उखाड़ फेंका। लकड़ी के फर्श के नीचे एक गुप्त जगह थी, सीलन की। गंध के साथ एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था। विक्रम ने बक्सा खोला तो धूल के ढेर से कागजों का बंडल निकला। ये 20 साल पुरानी तारीख वाले दस्तावेज थे। भारी कर्ज के कागजात, उधार ली गई रकम, ब्याज, मुहर, सब रेखा के असली नाम पर थे। और एक कागज पर नजर पड़ी। विक्रम ने कागज खोला तो उसकी सांस रुक गई। यह वसंत विहार की हवेली का पूरा नक्शा था। लाल पेन से आग लगाकर तिजोरी लूटना, पिछले दरवाजे के छेद से भागना जैसे शब्द लिखे थे। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। यह हादसा नहीं था, विक्रम की आवाज कांप रही थी। कर्ज चुकाने के लिए उसने जानबूझकर आग लगाई थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज एक डायरी थी, फटे हुए कवर वाली डायरी। खोली तो कागज पर जोर से लिखे हुए अक्षर दिखे। पेन इतना जोर से दबाया गया था कि कहीं कहीं कागज फट गया था। गुस्सा और पागलपन हर अक्षर में था। अंजलि के पास सब कुछ था, खूबसूरत चेहरा, अमीर पति, स्वस्थ बच्ची। मेरे पास क्या है? मेरा बच्चा तो पेट में ही मर गया। मैं ये अन्याय नहीं सहूंगी, सब जला दूंगी, सब छीन लूंगी। डायरी के बीच में विक्रम और अंजलि की एक खुशनुमा पारिवारिक तस्वीर रखी थी, लेकिन अंजलि के चेहरे पर पेन से दर्जनों बार गोदकर एक काला छेद बना दिया गया था। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। यह सिर्फ एक अपहरणकर्ता नहीं थी, रेखा एक ऐसी पागल औरत थी जिसने अपनी जलन और ईर्ष्या में एक खुशहाल औरत की जिंदगी में आग लगा दी थी। तभी दरवाजा खटाक से खुला। अरे, ये प्रॉपर्टी वाला पागल हो गया है क्या? पैसे क्यों नहीं आए? रेखा बड़बड़ाते हुए अंदर आई। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। अकाउंट में पैसे नहीं आए तो वो ये देखने आई थी कि कहीं कुछ बचा तो नहीं। उसने कमरे के बीच में खड़े विक्रम और प्रिया को देखा तो उसका मुंह खुला रह गया। विक्रम ने नक्शा और डायरी हिलाते हुए कहा, तुम इंसान हो? तुमने मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की और मेरी बेटी को बेचने की कोशिश की। रेखा का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे, उसकी आंखें हिल रही थीं। वो एक गलतफहमी थी। वो कोई बहाना भी नहीं बना सकी। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं, जैसे भागने का रास्ता ढूंढ रही हो। प्रिया आगे बढ़ी, उसकी आंखों से जैसे चिंगारियां निकल रही थीं। तुम शैतान हो। प्रिया की आवाज कांप रही थी। उसका गुस्सा फूट पड़ा। 20 साल तक मुझे धोखा दिया, मां होने का नाटक करते हुए। प्रिया की गुस्से भरी चीख पर रेखा की दबी हुई नजरें एक फंसे हुए सांप की तरह जहरीली हो गईं। हाँ, तो क्या कर लेगी तू? रेखा चीखते हुए प्रिया पर झपट्टी। उसने प्रिया के बाल पकड़ लिए और उसकी गर्दन दबा दी। प्रिया चीखते हुए पीछे झुकी। रेखा ने प्रिया को ढाल बनाया और पीछे हटने लगी। वो थूकते हुए चिल्लाई, पास मत आना। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी बेटी की गर्दन तोड़ दूंगी। विक्रम वहीं जम गया। उसने मुट्ठियां भींची, लेकिन बेटी को बंधक देखकर कुछ नहीं कर सका। हटो, वो प्रिया को घसीटते हुए बाहर ले गई। जैसे ही विक्रम ने रास्ता दिया, उसने प्रिया को जमीन पर पटक दिया। भागने से ठीक पहले रेखा ने गला फाड़कर बद्दुआ दी, सुन लो, मैं ऐसे ही खत्म नहीं होऊंगी। मेरे 20 साल वापस करो। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग बच जाओगे? रेखा एक चूहे की तरह अंधेरी गली में गायब हो गई। प्रिया जमीन पर पड़ी खांस रही थी। उसकी गोरी गर्दन पर लाल उंगलियों के निशान थे। विक्रम ने दौड़कर प्रिया को उठाया। प्रिया की गर्दन पर निशान देखकर विक्रम की आंखों से जैसे खून के आंसू निकलने वाले थे। ठीक हो? सांस ले पा रही हो? प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी सांस धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। थोड़ी देर बाद प्रिया ने मुंह खोला। उसकी आवाज फट गई थी।
फिर भी मैंने उसे मां माना था। प्रिया की आंखों में अन्याय और धोखे के गर्म आंसू भर आए। विक्रम ने अपनी कांपती बेटी के कंधों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, रेखा, अब एक बुरा सपना है। तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप हैं, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। दोनों उस पुराने घर को पीछे छोड़कर बाहर आए। शाम का सूरज मुंबई के आसमान को लाल कर रहा था, लेकिन प्रिया के दिल में एक नई भावना जाग रही थी। एक नकली माँ जिसने उसे ढाल बनाया और एक असली पिता जिसने उसे बचाने के लिए खून के आंसू पिए। पिता, ये भारी शब्द प्रिया के दिल में गहराई से बस गया। लेकिन अंधेरे में गायब हुई रेखा की आखिरी नजरें मामूली नहीं थीं। वो डरावनी नजरें मुंबई की नम हवा में प्रिया के पैरों से लिपट गई थीं। एक ऐसे जानवर का शिकार जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, शायद अब बस शुरू हुआ था। दिल्ली वापस आकर विक्रम ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। कार से उतरते ही उसने अपने सेक्रेटरी को फोन करके सख्त आदेश दिया, रेखा के सारे बैंक खाते ब्लॉक कर दो, फर्जी खाते भी। विक्रम की आवाज में कोई रहम नहीं था। 20 साल तक बेटी को छीनने वाली और पत्नी को बर्बाद करने वाली शैतान, अब और कोई दया नहीं थी। कुछ दिनों बाद रेखा की दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मुंबई का एक बैंक, उसने पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन क्लर्क ने ठंडे चेहरे से पासबुक वापस कर दी। मैडम, कानूनी कार्रवाई के कारण आपके सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, आप पैसे नहीं निकाल सकती। क्या पागल हो गए हो? मेरे पैसे दो, रेखा चिल्लाई। लेकिन बदले में उसे सिर्फ गार्ड का धक्का मिला। प्रिया को बेचकर कमाए करोड़ों रुपए पल भर में एक सपने की तरह गायब हो गए। उसने जल्दी से अपने नए बॉयफ्रेंड को फोन किया, जानू, मुझे पैसों की जरूरत है कुछ, तेरे ऊपर तो केस चल रहा है, अपहरण, आगजनी, इंसानों की तस्करी, पागल औरत, दोबारा फोन मत करना, तुत तुत। फोन कटने की आवाज के साथ रेखा बिल्कुल अकेली हो गई। न रहने की जगह, न सोने की, न पैसे। रेखा मुंबई की गलियों में एक बेघर की तरह भटकने लगी। कई दिनों से न नहाने की वजह से उसके शरीर से बदबू आ रही थी, बाल चिपचिपे हो गए थे। वो एक दुकान के सामने बैठकर शराब पी रही थी कि एक राहगीर ने नाक बंद करके कहा, छे, कितनी बदबू है, ये भिखारी यहां क्या कर रही है? इस बात ने रेखा के बचे खुचे स्वाभिमान को भी तोड़ दिया। उसने एक टूटे शीशे में अपनी हालत देखी और दांत पीसे। ये सब अंजलि, विक्रम और उस एहसान फरामोश मनहूस की वजह से है। दिल्ली के वसंत विहार की हवेली में बिल्कुल अलग नजारा था। शाम को अंजलि ने प्रिया को खाने की मेज पर बुलाया। अंजलि के चेहरे पर बहुत दिनों बाद रौनक थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। प्रिया, इधर आओ। विक्रम की दी हुई एक महंगी ड्रेस पहने प्रिया मेज के पास खड़ी हुई। पल भर में प्रिया की आंखें फैल गईं। मेज पर गर्मा गर्म कढ़ी चावल, शाही पनीर और पुलाव रखा था और बीच में एक सफेद क्रीम वाले केक पर 23 मोमबत्तियां जल रही थीं। प्रिया वहीं जम गई। बर्थडे पार्टी, जिंदगी में पहली बार। प्रिया की आवाज कांप रही थी। उसका गला रुंध गया था। जन्मदिन रेखा के लिए एक शापित दिन था। तेरे पैदा होने की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। खाना क्या, काम कर। ये बातें उसने 23 साल तक सुनी थीं। जन्मदिन पर उसे कभी ढंग का खाना नहीं मिला था। केक तो दूर, किसी ने मुबारकबाद भी नहीं दी थी। इसलिए प्रिया को अपना जन्मदिन पसंद नहीं था। वो उस दिन छिप जाना चाहती थी। विक्रम ने आकर प्रिया के कंधों को प्यार से पकड़ा। अंजलि ने प्रिया का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, मैं ये करना चाहती थी। जब तू हमारे साथ नहीं थी, तब भी मां हर साल केक लाकर मोमबत्तियां जलाती थी। तेरे बिना 20 जन्मदिन मनाते हुए तेरा इंतजार किया। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। जन्म लेने के लिए शुक्रिया प्रिया, जिंदा रहने के लिए, हमारी बेटी बनकर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया उन 23 जलती हुई मोमबत्तियों को देख रही थी। मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। 20 साल से दिल में चुभा वो बर्फीला श्राप मां बाप के आंसुओं और मोमबत्तियों की गर्मी में पिघल रहा था। फूं। प्रिया ने मोमबत्तियां बुझाईं। 23 अंधेरे बुझ गए और एक नई रोशनी जली। तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोए और हंसे। जिंदगी में पहली बार महसूस होने वाली परिवार की गर्मी। उसी वक्त हवेली की दीवार के बाहर अंधेरे में एक पेड़ के पीछे छिपकर कोई ये सब देख रहा था। वो मुंबई से दिल्ली तक एक ट्रक में छिपकर आई रेखा थी। रेखा ने टहनियों के बीच से अंदर झांका। नए कपड़े पहने राजकुमारी की तरह हंसती प्रिया, प्यार से मुस्कुराता विक्रम और खुश दिखती अंजलि। रेखा की आंखों की पुतलियां कांपकर उलट गईं।
वो मेरी जगह है। उसने होंठ इतने जोर से काटे कि खून निकल आया। उस औरत ने फिर से सब छीन लिया, मेरे पैसे, मेरी बच्ची, मेरी खुशी, सब कुछ। ये भावना पागलपन में बदल गई और रेखा की समझ को निगल गई। हंसो मत, तुम्हारी ये खुशी मैं जला दूंगी। जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का नहीं होगा। रेखा ने जेब से लाइटर निकाला। ये उसने एक दुकान से चुराया था। उसने एक पेट्रोल पंप के कूड़ेदान से उठाई खाली बोतल कर्मचारी को दिखाई, इसमें पेट्रोल भर दो। कर्मचारी ने चिपचिपे बालों और बदबूदार रेखा को देखकर पीछे हटा। नहीं मैडम, नियम के हिसाब से इसमें। रेखा ने अपनी धंसी हुई आंखों से डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, ठंड लग रही है, आग तापूंगी, चुपचाप भर, पैसे दे तो रही हूं। कर्मचारी उसकी डरावनी नजरों से डरकर कांपते हाथों से पेट्रोल भरने लगा। रात गहरी होकर आधी रात हो गई। हवेली की बत्तियां एक एक करके बुझ गईं और दुनिया सो गई। प्रिया मुलायम कंबल में आज की पारिवारिक तस्वीर को सीने से लगाकर मीठे सपने देख रही थी, ये मानते हुए कि कल भी ऐसी ही खुशी होगी। लेकिन दीवार के बाहर रेखा पेट्रोल का कैन लिए हवेली के पीछे की तरफ गई। ऊंची दीवारें और आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, लेकिन रेखा हिचकिचाई नहीं। उसे पता था 20 साल पहले जब वो यहां नौकरानी थी तो वो सामान चुराने के लिए एक गुप्त छोटे दरवाजे का इस्तेमाल करती थी। विक्रम ने सुरक्षा कंपनी बदल दी थी, लेकिन इमारत का ढांचा नहीं बदला था, ये वो जानती थी। रेखा ने बेलों से ढका वो पुराना छोटा दरवाजा ढूंढ लिया और शातिर हंसी हंसी वैसा का वैसा ही है। रेखा पेट्रोल का कैन लेकर एक सांप की तरह उस दरवाजे से बगीचे में घुस गई। चांदनी में उसकी परछाई एक शैतान की तरह लंबी हो रही थी। रेखा ने सोती हुई हवेली को देखकर दांतों के बीच बद्दुआ दी। अंजलि, विक्रम, इस बार तुम्हें पूरी तरह से जला दूंगी। एक खुशहाल सपना देखता परिवार और उस सपने को राख में मिलाने को तैयार एक शैतान तूफान से पहले की शांति वसंत विहार की उस हवेली को घेरे हुए थी। सुबह के 3:30 बजे, जब दुनिया गहरी नींद में थी, बादलों में छिपे चांद की वजह से घोर अंधेरे में हवेली के पीछे सामान लाने वाले छोटे दरवाजे के पास एक काली परछाई खड़ी थी। वो रेखा थी। खट्ट उसने साथ लाए कट्टर से पुराने ताले को तोड़ा तो जंग लगे लोहे के टूटने की आवाज आई। उसके मुंह से एक सूखी बड़बड़ाहट निकली, चलो फिर से शुरू करते हैं। वो बिना हिचकिचाए अंदर चली गई। 20 साल पहले ये उसका अपना घर जैसा था, वो आंखें बंद करके भी घूम सकती थी। रेखा ने पहली मंजिल के गलियारे से गुजरकर सीढ़ियों के नीचे और मुख्य दरवाजे के आसपास पेट्रोल डालना शुरू किया। भागने के सारे रास्ते बंद करने की उसकी ये एक भयानक योजना थी। पेट्रोल की गंध फर्श पर फैल गई। तेज गंध के बावजूद रेखा की आंखें खाली थीं। उनमें सिर्फ तबाही की आग थी। तुम लोग अकेले गर्म कमरे में नहीं सो सकते। रेखा ने लाइटर निकाला। चक, एक चिंगारी निकली। जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, वो पेट्रोल की भाप से मिलकर एक धमाके की तरह भड़की। लाल लपटों ने एक भूखे जानवर की तरह पल भर में पर्दों और फर्नीचर को निगल लिया। काला धुआं छत पर भर गया। थोड़ी देर बाद फायर अलार्म बजा, लेकिन आग बुझाने वाले स्प्रिंकलर चुप थे। बेडरूम का दरवाजा खुला और विक्रम बाहर निकला। दम घोंटने वाली गर्मी और धुआं, आग, अंजलि, प्रिया। विक्रम की चीख हवेली में गूंजी। अंजलि लड़खड़ाते हुए बाहर आई, लेकिन आग की लपटों को देखते ही उसके पैर कांप गए और वो वहीं गिर गई। 20 साल पुराना सदमा उसके शरीर को सुन्न कर गया था। नहीं, प्रिया, मेरी बच्ची, अंजलि चीखी। उसके हाथ हवा में छटपटा रहे थे। विक्रम ने गिरी हुई पत्नी को जबरदस्ती उठाकर बालकनी की तरफ धकेला। तुम पहले बाहर निकलो, मैं प्रिया को लेकर आता हूं, हिम्मत रखो। और पीछे मुड़कर देखा तो दूसरी मंजिल की सीढ़ियां एक आग का दरिया बन चुकी थीं। विक्रम बाथरूम में भागा और एक कंबल पर ठंडा पानी डाला। गीले कंबल को सिर पर डालकर वो बिना सोचे आग में कूद गया। इस बार नहीं खोऊंगा, कभी नहीं। विक्रम चारों हाथ पैर से जलती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगा। गीला कंबल गर्मी से सूख रहा था। उसे अपनी त्वचा जलती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन उसने दांत भींचक कर हिम्मत नहीं हारी। दूसरी मंजिल का गलियारा, धुएं में कुछ नहीं दिख रहा था। विक्रम चिल्लाया, प्रिया। खांस खांस, पापा। प्रिया के कमरे से एक हल्की सी चीख आई। विक्रम ने कंधे से दरवाजा तोड़ा। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुला तो प्रिया एक कोने में सिमटी कांप रही थी। गर्म दरवाजे का हैंडल पकड़ने की कोशिश में उसका हाथ जल गया था। पापा, डर लग रहा है, बचा लो।
प्रिया की आवाज कांप रही थी। तभी धुएं से भरे गलियारे के कोने में एक अजीब परछाई हिली। वो आग से बचकर पहले ही ऊपर छिप गई रेखा थी। उसके जले हुए चेहरे पर सिर्फ आंखों की सफेदी चमक रही थी और वो प्रिया की तरफ दौड़ी। वो मेरी है, वापस करो। एक पागल औरत की तरह चीखती हुई रेखा ने प्रिया का पैर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो? नहीं। प्रिया ने हाथ पैर मारे, लेकिन जान पर खेलकर लटकी रेखा की पकड़ बहुत मजबूत थी। यह देखकर विक्रम की आंखों में आग जल उठी। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। विक्रम एक जानवर की तरह दहाड़ते हुए कूदा। विक्रम के कंधे से टकराकर रेखा दीवार से जा लगी। विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाकर प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया, पापा आ गए। सांस रोको। उसने प्रिया को सीने से लगाया और चारों तरफ देखा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। सीढ़ियां गिर चुकी थीं और आग दरवाजे तक आ गई थी। सिर्फ खिड़की बची थी। बाहर से सायरन की आवाज आ रही थी, लेकिन मदद आने में अभी देर थी। विक्रम ने बिना सोचे कुर्सी उठाकर खिड़की पर मारी। कांच टूटा और ठंडी हवा अंदर आई। नीचे देखा तो दूसरी मंजिल की ऊंचाई पर बगीचा था। ऐसे कूदना खतरनाक था, लेकिन कोई और चारा नहीं था। पीछे से रेखा फिर रेंगती हुई आई। उसके नाखून टूटकर खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें प्रिया पर टिकी थीं। नहीं, मत जाओ, मेरे साथ मरो। वो जैसे नरक से आई कोई आत्मा लग रही थी। विक्रम ने प्रिया के कंधे पकड़े और दृढ़ नजरों से उसे देखा। प्रिया, पापा की गर्दन पकड़ लो, छोड़ना मत। पापा, पापा पर भरोसा है ना? आंखें बंद कर लो। जैसे ही प्रिया ने कांपते हाथों से विक्रम की गर्दन पकड़ी, विक्रम ने उसका सिर अपने सीने में छिपा लिया और अपनी बेटी को पूरी तरह से ढककर वो खिड़की से बाहर कूद गया। एक भारी भयानक आवाज आई। विक्रम अपनी पीठ के बल जमीन पर गिरा और गिरने का पूरा झटका उसने खुद सह लिया। उसकी पीठ और पसलियों में एक भयानक दर्द उठा, लेकिन उसने चीख भी नहीं मारी और प्रिया को और कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद प्रिया ने अपनी कसकर बंद आंखें खोलीं। वो विक्रम के पेट पर लेटी थी। पापा का शरीर एक गद्दे की तरह बन गया था, जिससे उसे एक खरोंच भी नहीं आई। उसके कानों में एक गूंज सुनाई दे रही थी, पापा। विक्रम दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने पहले प्रिया का चेहरा टटोला। कांपते हाथों से उसने बेटी के गालों को छुआ। चोट तो नहीं लगी? मेरी बेटी ठीक है। उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन विक्रम मुस्कुरा रहा था। 20 साल पहले जिस बेटी को वो नहीं बचा पाया था, आज उसे अपनी जान पर खेलकर बचाने की राहत भरी मुस्कान। तभी दूसरी मंजिल की खिड़की से रेखा की दर्दनाक चीख आई। जल रही हूं, बचाओ। आग में फंसी रेखा खिड़की से लटकी चिल्ला रही थी। तभी फायर फाइटर्स ने आकर उसे पकड़ लिया। प्रिया अपने बेसुध पापा को पकड़कर फूट फूट कर रोई। पापा, आंखें खोलो प्लीज। प्रिया की रोने की आवाज सुबह की हवा को चीर रही थी। विक्रम ने कांपते हाथ से प्रिया के गालों को पोंछा, उसके आंसू पोंछे। ठीक है, रो मत प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। एम्बुलेंस का सायरन गूंज रहा था। पैरामेडिक्स ने हाथ हटाने को कहा, लेकिन प्रिया ने सिर हिला दिया। नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। अपनी धुंधलाती चेतना में भी विक्रम अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ना चाहता था। उसके होठों पर जो मुस्कान थी, वो खोए हुए 20 सालों की भरपाई करने के लिए काफी थी। हवेली में अब भी आग जल रही थी। फायर फाइटर्स पानी डालकर उसे बुझा रहे थे। राख होती हवेली के ऊपर एक लंबी रात खत्म हो रही थी और एक नई सुबह हो रही थी। उस भयानक आग की घटना के बाद 2 महीने बीत गए। वो समय विक्रम के परिवार के लिए दर्द का नहीं, बल्कि चमत्कार का था। दूसरी मंजिल से अपनी बेटी को गोद में लेकर कूदे विक्रम की पसलियां और पैर की हड्डियां टूट गई थीं और वो आईसीयू में थे। लेकिन उन्होंने चमत्कारिक रूप से आंखें खोली। आंखें खोलते ही उन्होंने अपनी नहीं, बल्कि अपनी बेटी प्रिया की खैरियत पूछी। अस्पताल के उन 2 महीनों में प्रिया और अंजलि ने पूरे दिल से विक्रम की देखभाल की। अंजलि ने 20 साल बाद वापस आए, अपने होश से पति के हाथ पैर धोए और प्रिया ने अनाड़ी हाथों से अपने पापा के लिए सेब काटा। मौत के मुंह से साथ लौटे। वो तीनों अब बिना कहे एक दूसरे की आंखों की भाषा समझने वाले एक सच्चे परिवार बन गए थे। और आखिरकार सब कुछ ठीक करने का, इंसाफ का दिन आ गया। दिल्ली की एक अदालत, कोर्टरूम खचाखच भरा था। 20 साल का अपहरण, आगजनी, मानव तस्करी की कोशिश। इस चौंकाने वाले मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। कटघरे में रेखा को लाया गया।
नीले रंग की कैदियों की वर्दी पहने। उसके सीने पर 2034 नंबर लिखा था। सिर्फ 2 महीने पहले तक जिस चेहरे पर जहर भरा था, वो जेल का खाना खाकर एक बूढ़ी औरत जैसा हो गया था। सुनवाई शुरू होते ही रेखा जज के सामने जमीन पर सिर पटक कर रोने लगी। हुजूर, मैं बेकसूर हूं। उसकी चीखें कोर्ट रूम में गूंज रही थीं। एक जलते हुए घर से फेंकी गई बच्ची को मैंने अपनी जान पर खेलकर बचाया और 20 साल तक अपना निवाला खिलाकर पाला। जो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानती थी, उसे मैंने अपनाया। ये अपहरण है। मैं सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, असली माँ हूं। उसके इस बेशर्म नाटक से कुछ देर के लिए कोर्ट में फुसफुसाहट हुई। कुछ लोग जो मामला नहीं जानते थे कहने लगे, बात तो सही है, 20 साल पाला है, कम से कम पालने का हक तो है। आगे व्हील चेयर पर बैठे विक्रम की मुट्ठियां कांप रही थीं। बगल में बैठी अंजलि ने अपने पति का हाथ पकड़ा और शांत रहने का इशारा किया। उन्हें अपनी बेटी प्रिया पर भरोसा था। सरकारी वकील अपनी जगह से उठा और शांत भाव से बोला, गवाह को पेश किया जाए। कोर्ट का दरवाजा खुला और प्रिया अंदर आई, सादे काले सूट में। उसके कंधे सीधे थे और आंखों में कोई डर नहीं था। मुंबई की गली में जमीन देखकर चलने वाली वो सहमी हुई लड़की अब वहां नहीं थी। प्रिया गवाह के कटघरे में बैठी और सीधे रेखा को देखा। रेखा ने घबराकर नजरें चुरा लीं। उसके वकील ने आक्रामक सवाल पूछा, गवाह, ये सच है कि अभियुक्त ने आपको 20 साल तक खिलाया पिलाया और रहने की जगह दी? आप उन्हें मां कहती थीं और परिवार की तरह रहती थीं? प्रिया ने माइक पकड़ा। उसकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था। जी, खाना खिलाया, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं बेटी थी, बल्कि इसलिए कि मैं बेचने के लिए एक सामान थी, एक इन्वेस्टमेंट थी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। प्रिया ने अपने साथ लाए कागजों का बंडल उठाया। ये विक्रम द्वारा ढूंढे गए सबूत थे, छिपकर खींची गईं तस्वीरें और पैसे भेजने की रसीदें। ये तस्वीरें हर साल मेरे असली पिता को 1 करोड़ रुपये में बेची गईं। 20 साल में 20 बार, कुल 20 करोड़। प्रिया ने तस्वीरें जज को दिखाते हुए कहा, मैं बेटी नहीं, अभियुक्त के लिए एक पेंशन और पैसे कमाने का जरिया थी। कोर्ट में बैठे लोग हैरान रह गए। अपनी बेटी को बेचकर धंधा किया, जानवर से भी बदतर है। हमदर्दी पल भर में गुस्से में बदल गई। फंसी हुई रेखा उठी और उंगली दिखाकर चिल्लाई, एहसान फरामोश, मैंने तुझे कैसे पाला? ये सब तुझे खिलाने के लिए ही तो किया। जज ने सख्ती से कहा, अभियुक्त बैठ जाइए। गार्ड ने रेखा को कंधे से दबाकर बिठाया। वकील ने शांत भाव से आगे कहा, अभियुक्त ने पीड़िता पर लगातार नजर रखी और उसका शोषण किया। हाल ही में उसके अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह से संपर्क के सबूत भी मिले हैं। वो पीड़िता को 3 करोड़ रुपये में बेचना चाहती थी। कोर्ट में फिर से हलचल हुई। पत्रकारों के कैमरों की आवाजें गूंजने लगीं। प्रिया ने उस रेखा को ठंडी नजरों से देखते हुए आखिरी कील ठोकी, परिवार, तुमने मेरे असली परिवार को 2 बार जलाकर मारने की कोशिश की। प्रिया ने अपनी आस्तीन उठाकर हाथ पर जले का निशान दिखाया और फिर वो बात कही जो वो कहना चाहती थी। सबसे जरूरी बात, तुमने जो नाम मुझे दिया, मनहूस, वो तुम्हारे उस बच्चे का नाम था जो पेट में ही मर गया था। रेखा का चेहरा काला पड़ गया। उसका ये राज्य सबके सामने आ गया था। मैं शुरू से ही प्रिया राठौर थी और होनी चाहिए थी। प्रिया की आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने पी लिए। मैं तुम्हारे मरे हुए बच्चे की जगह लेने वाली और तुम्हारा गुस्सा झेलने वाली थी। हर जन्मदिन पर मुझे सुनना पड़ता था कि मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। यह कैसा परिवार है? प्रिया की इस चीख पर कोर्ट में कई लोग सिसकने लगे। रेखा के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वो वहीं बैठ गई। प्रिया ने जज को देखकर दृढ़ता से कहा, आपकी बनाई हुई अच्छी बेटी मनहू से 20 साल पहले मर चुकी है। मैं विक्रम सिंह राठौर और अंजलि राठौर की बेटी प्रिया राठौर हूं। जज ने भारी चेहरे से फैसला पढ़ना शुरू किया। अभियुक्त ने एक परिवार को बर्बाद किया, एक बच्ची का शोषण किया और बिना किसी पछतावे के पीड़िता का अपमान कर रही है। इसका अपराध बहुत गंभीर है और इसे समाज से हमेशा के लिए अलग करना जरूरी है। कुछ देर बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। आदेश, अभियुक्त रेखा को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। हथौड़े की आवाज कोर्ट में गूंजी। लोगों ने तालियां बजाईं और खुशी जाहिर की। व्हीलचेयर पर बैठे विक्रम ने अपने आंसू पोंछे और अंजलि ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। मैं ये अन्याय नहीं सहूंगी। अंजलि, ये सब तेरी वजह से हुआ है। रेखा चिल्लाते हुए हंगामा करने लगी, लेकिन पुलिस वाले उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। उसकी दर्दनाक चीखें गलियारे में दूर तक गूंजती रहीं
और 20 साल का ये बुरा सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। कोर्ट से बाहर निकलते ही तेज धूप पड़ी। ये बसंत की गर्म धूप थी। जैसे ही प्रिया सीढ़ियों से उतरी, विक्रम और अंजलि उसके पास आए। उन्होंने दोनों तरफ से प्रिया को गले लगा लिया। शाबाश मेरी बेटी, बहुत हिम्मत दिखाई। विक्रम ने प्रिया की पीठ थपथपाई और अंजलि ने प्यार से उसके बिखरे बालों को संवारा। अब सब खत्म हो गया, घर चलें प्रिया। प्रिया ने खिलखिलाकर हंसते हुए सिर हिलाया। आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर मुस्कान थी। हाँ माँ, पापा, हमारे घर चलते हैं। प्रिया ने विक्रम की व्हीलचेयर पकड़ी और अंजलि उसके बगल में खड़ी हो गई। तीनों साथ में कोर्ट की ढलान से नीचे उतरने लगे। धूप में तीनों की लंबी परछाइयां ऐसी लग रही थीं जैसे वो हमेशा से एक ही थीं। जिंदगी भर रेखा से नग रही, ठीक है, जो कि परी में भेंट, लेकिन परी में मिलने की वजह से खुद से नफरत करने वाले दिन। लेकिन अब वो जानती थी, वो शुरू से ही प्यार पाने के लिए पैदा हुई थी। विक्रम और अंजलि की बेटी। एक लंबी सर्दी के बाद आखिरकार प्रिया राठौर की जिंदगी में एक गर्म बसंत आ रहा था। परिवार ने उन भयानक यादों वाली वसंत विहार की हवेली को बिना सोचे समझे बेच दिया। 2 आग, 20 साल का दर्द, उस जहरीले अतीत को राख में दफनाकर वो नोएडा में एक ऐसे पेंट हाउस में आ गए जहां से यमुना नदी साफ दिखती थी। लिविंग रूम की बड़ी खिड़की से सुबह की धूप नदी पर पड़कर चमक रही थी और नाव शांति से फिसल रही थी। बंद दीवारों में कैद रहे परिवार के लिए खुला नदी का किनारा सच्ची आजादी और एक नई शुरुआत का प्रतीक था। लिविंग रूम के बीच में एक ग्रैंड पियानो रखा था। काला पियानो धूप में चमक रहा था। ये विक्रम ने अपनी बेटी के लिए खास बनवाया था। प्रिया ने देर से ही सही संगीत में अपनी प्रतिभा को पहचाना था और म्यूजिक कॉलेज के एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। 24 साल की उम्र में ये एक देर से की गई शुरुआत थी, लेकिन उसका जुनून किसी से कम नहीं था। दरअसल मुंबई की झुग्गी में प्रिया के लिए सांस लेने की एकमात्र जगह एक छोटा सा चर्च था, जहां एक पुराना पियानो रखा था। उसे नोट्स पढ़ने नहीं आते थे, लेकिन वो सुने हुए संगीत को वैसे ही कीबोर्ड पर बजा लेती थी। लेकिन उसकी ये प्रतिभा रेखा की डांट में दब गई थी। शोर क्यों कर रही है? पियानो से रोटी मिलेगी क्या? इन बातों से प्रिया ने अपना सपना छोड़ दिया था। लेकिन दिल्ली आने के बाद अंजलि की थेरेपी के लिए साथ में पियानो बजाते हुए विक्रम ने उसकी इस प्रतिभा को पहचान लिया था। प्रिया, तुम्हारी उंगलियों में तुम्हारी मां को ठीक करने की ताकत है। इस एक बात ने प्रिया के रुके हुए दिल को फिर से धड़का दिया था। आज प्रिया का पहला पियानो कंपटीशन था। उसके टीचर ने पहली बार उसका हाथ देखकर कहा था, प्रिया, क्या तुम स्टेज पर परफॉर्म करना चाहोगी? उसी बात ने आज का दिन बनाया था। लेकिन वेटिंग रूम में बैठी प्रिया की उंगलियां कांप रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हथेलियों में पसीना आ रहा था। अचानक 20 साल का सदमा उस पर हावी हो गया। रेखा की चीखें उसके कानों में गूंजने लगीं। चुप, रो मत। आवाज निकाली तो मार डालूंगी। प्रिया की सांस फूलने लगी। मेरे जैसी लड़की और पियानो। उसका आत्मविश्वास जमीन पर आ गया। वो भाग जाना चाहती थी। प्रतिभागी नंबर 23, प्रिया राठौर। अनाउंसर ने प्रिया का नाम पुकारा। स्टेज पर जाते हुए उसके कदम हवा में लग रहे थे। वो पियानो के सामने बैठी, लेकिन कीबोर्ड धुंधला दिख रहा था। नहीं, मेरे हाथ नहीं चल रहे। तभी दर्शकों में सबसे आगे बैठी अंजलि उठ खड़ी हुई। उसने आसपास की परवाह किए बिना दोनों हाथ सीने पर रखकर एक उम्मीद भरी नजर से देखा। उसके होंठ साफ हिल रहे थे। मां तुम पर भरोसा करती है। बगल में बैठे विक्रम ने भी मुट्ठी भींचकर सिर हिलाया। उसकी मजबूत नजरें कह रही थीं, कोई बात नहीं, पापा यहां हैं। मां बाप की उन नजरों ने प्रिया के डर को चीर दिया, जैसे एक गर्म रोशनी ने अंधेरे को भगा दिया हो। रेखा की आवाजें गायब हो गईं और उसके ठंडे हाथ खुल गए। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। मैं मनहूस नहीं हूं। मैं एक मरे हुए बच्चे की जगह लेने वाली नहीं हूं। मैं एक प्यारी बेटी प्रिया राठौर हूं। प्रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर उतरी। पहला नोट बजा। उस साफ पारदर्शी आवाज ने हॉल की हवा को चीर दिया। वो एक लोरी का ही वेरिएशन था। आग के बाद पागल होती मां को वापस लाने वाली उस चमत्कारी लोरी को प्रिया ने खुद पियानो के लिए बनाया था। अनाड़ी लेकिन दिल से निकली धुन हॉल में गूंजने लगी। दुख से शुरू होकर खुशी पर खत्म होने वाली धुन। खोए हुए 20 साल, वापस मिला परिवार और आने वाले कल की उम्मीद हर नोट में जिंदा थी। देखते ही देखते प्रिया की कंपन गायब हो गई और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचने लगीं।
आखिरी नोट एक लंबी गूंज के साथ खत्म हुआ। कुछ पल की खामोशी के बाद जोरदार तालियां बजीं। अंजलि रोते हुए खड़ी होकर तालियां बजा रही थी और विक्रम ने थम्स अप किया। प्रिया ने उठकर मुस्कुराते हुए झुककर सलाम किया। उसने खुद को जिस कैद में रखा था उसका दरवाजा खोलकर उसने अपने सदमे पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली थी। अगले दिन सुबह यमुना किनारे के अपार्टमेंट में एक शांत सुबह थी। खिड़की से आती धूप में यमुना किसी हीरे की तरह चमक रही थी। रसोई से अंजलि की बनाई गर्मा गरम आलू पूरी की खुशबू आ रही थी। प्रिया, नाश्ता करके क्लास जाना है। अंजलि की आवाज में एक नई चमक थी। वो पुराना पीला बीमार चेहरा कहीं नहीं था। अब उसके चेहरे पर एक स्वस्थ रौनक थी। विक्रम भी मेज पर बैठकर खुशी से अखबार पढ़ रहा था। आग में लगी चोट से उसकी कमर में अब भी दर्द था, लेकिन वो इसे परिवार को बचाने का एक तमगा समझता था। तीनों साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। आलू पूरी दही अचार, एक सादा लेकिन गर्मजोशी भरा नाश्ता। नाश्ता करके प्रिया दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं चलती हूं। प्रिया जूते पहनने लगी तो उसके हाथ कांपे। शायद कल रात के स्टेज का उत्साह अभी उतरा नहीं था, या फिर एक नई उम्मीद की वजह से उसके जूते के फीते उलझ रहे थे। तभी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे विक्रम पास आए। एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन अपनी बेटी के सामने चुपचाप घुटनों पर बैठ गया और अपने खुरदुरे हाथों से प्यार से उसके जूते के फीते बांधे। खरगोश के कानों की तरह सुंदर। प्रिया ने शर्माते हुए कहा, पापा मैं कर लूंगी। विक्रम ने प्रिया को देखकर दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कान दी। धीरे धीरे जाओ, कोई बात नहीं। गिर भी जाओ तो कोई बात नहीं। विक्रम ने गांठ को कसते हुए कहा, पापा और मां हमेशा तुम्हारे पीछे रहेंगे, डरो मत। अब तुम अपनी धुन बजाओ। प्रिया का दिल भर आया। उसकी आंखें नम हो गईं। जी पापा। प्रिया ने हिम्मत से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। सुबह की धूप प्रिया का रास्ता रोशन कर रही थी। बसंत की हवा ने उसके बालों को प्यार से छुआ। विक्रम और अंजलि बालकनी में खड़े दूर जाती अपनी बेटी को देखकर हाथ हिला रहे थे। प्रिया ने भी मुड़कर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। अंजलि ने विक्रम का हाथ पकड़कर पूछा, हमारी बेटी बहुत प्यारी है ना? विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, दुनिया में सबसे प्यारी। यमुना की लहरों की तरह चमकता प्रिया का भविष्य 20 साल की लंबी अंधेरी सुरंग को पार करके आखिरकार उसका अपना एक नया गाना शुरू हो गया था। रुका हुआ वक्त फिर से चलने लगा था और टूटा हुआ खून का रिश्ता फिर से जुड़ गया था। जख्म प्यार से भर गए थे और परिवार और भी मजबूत हो गया था। असली परिवार प्रिया राठौर की कहानी अब बस शुरू हुई है। आज की कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं कृपया कमेंट में बताएं। मैं हर किसी को जवाब दूंगा। आज का दिन आपका खुशहाल और स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना है। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ये एक धूप जैसी कहानी थी